गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। जैसा कि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है कि हमारी पारंपरिक पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसलिए हम वीडियोस का सहारा ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्द ही हम एक दूसरे से आमने सामने मिलकर अपनी बात रखेंगे और समझाएंगे और समझेंगे एक दूसरे को और अपने सिलेबस को भी। तो जो श्रृंखला बनाई जा रही है वीडियोस की, तो आज के जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम के जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी साहित्य के पेपर फर्स्ट में, उनके लिए है। और जो टॉपिक जो पोएम इस वीडियो के लिए चुनी गई है उसका टाइटल है रिमेम्बरेंस। और ये दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, कवि, नाटककार विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित एक सोनेट है। इस वीडियो में हम इस पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे, तो उसी हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जब दूसरा जो वीडियो आएगा इंग्लिश में वो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी वर्क है, खास करके पोएम, उसकी क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसका एक प्रकार से समीक्षा होती है। उसकी समीक्षा होती है कि बढ़िया पोएम है, कवि ने कैसा किया, कैसे भाषा का इस्तेमाल किया, कैसे शब्दों का चुनाव किया, कुछ राइम स्कीम, मीटर या पैटर्न वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया है कि वो सब चीजें इसके अंदर आती है। तो शुरुआत हम करते हैं। पहला जो हमारा जो बिंदु है जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू द पोएट, यानी कवि के बारे में कुछ परिचय। कवि जो जिसने लिखा है वो कवि कैसा है, तो हम जैसा डिस्कस कर चुके हैं, ये जो पोएम है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। और विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ और उसकी डेथ 1616 में हुई, यानी कि कह सकते उस युग में हुई जब क्वीन एलिजाबेथ राज करती थी। और ये कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज में पनपे। विलियम शेक्सपियर ने अपने लिए अंग्रेजी साहित्य में एक विशेष स्थान बना लिया है। कार्ड आउट विशेष स्थान बना लिया, परमानेंट स्थान बना लिया। जैसे रस्सी जा जाकर कुएं में रिछार हो जाता था, आजकल तो पानी नहीं खींचते, पहले खींचते थे जब। और वो अंग्रेजी साहित्य का महान कवि है। मैं तो ये कहूँगा अंग्रेजी साहित्य का नहीं बल्कि दुनिया के जो साहित्य है उनमें उसने अपना एक स्थान बना लिया है। क्यों? क्योंकि इसकी रचनाओं का हर भाषा में अनुवाद किया जाता है और हर भाषाओं में, हर देश में, हर दुनिया के हर कोने में इसको पढ़ाया जाता है। इसने 37 प्लेज लिखे हैं। खास करके तो ये प्ले राइट ही है, ड्रामेटिस्ट ही है विलियम शेक्सपियर। और प्लेज में भी वैरायटीज ऑफ प्लेज लिखे हैं। हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, ट्रेजेडी लिखी है, कॉमेडी लिखी है, रोमांसेस लिखे हैं। और इसके साथ साथ विलियम शेक्सपियर ने एक सीरीज ऑफ सोनेट्स, 154 सोनेट्स की एक सीरीज भी कंपोज की है। 1 2 3 4, उसमें टाइटल नहीं दिए, टाइटल हम दे देते हैं। और इन जो सोनेट्स है उसमें उसकी जो फीलिंग को, बहुत गजब की जो अंदर तक की जो फीलिंग होती है उसको व्यक्त किया गया है। और एक बात तो डायरेक्ट पोएम्स हो गई है, उसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने जो अपने प्ले लिखे हैं उसके प्ले में जो कैरेक्टर आते हैं वो कैरेक्टर भी कई बार पोएम के रूप में बोलते हैं और वो बहुत ही प्रसिद्ध होती है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जैक्स के कई गीत हैं, किंग लियर के हैं, कई तरह के हैं, वो सब उसने लिखे हैं। और ये जो उसके गीत हैं वो मानव समाज को हमेशा हमेशा हर युग में हर जगह आनंद देते रहेंगे।
अब रही बात सोनेट की। जो सोनेट, जो पारंपरिक जो सोनेट थी विलियम शेक्सपियर से पहले, उसमें दो ही विषयों पर सोनेट लिखते थे, लव और कोर्टशिप, यानी प्रेमी और प्रेमिका का अफेयर। उसमें प्रेमी किस प्रकार अपनी प्रेमिका का दिल जीतने की कोशिश करता है, उस विषय पर ही ज्यादा लिखे, यानी कि कह सकते हैं पेट्राकन पोएम ज्यादा होती थी, यानी कि प्रेमिका की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विलियम शेक्सपियर ने उन मुद्दों के साथ साथ प्रेमी और प्रेमिका यानी प्रेम के अलावा दोस्ती विषय पर भी सोनेट लिखनी शुरू कर दी, और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसकी सोनेट्स में हम कह सकते हैं ही एडेड द थीम ऑफ फ्रेंडशिप इन हिज सोनेट्स, और उसने उसको एग्जामिन किया, इस रिश्ते को ही एक्सप्लोर एग्जामिन माइन्यूटली एग्जामिन किया है अपने सोनेट्स में। अब इसकी जो 154 सोनेट्स की जो सीरीज है, उसमें से 126 सोनेट्स तो उसने अपने एक दोस्त और जो पैटर्न माना जाता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को संबोधित की है, और बाकी के 28 एक डार्क लेडी को, जिसे कहते ट्रायंगल था शायद, विलियम शेक्सपियर और उसका दोस्त और उस लेडी के बीच में एक ट्रायंगल लव अफेयर था। जितनी भी उसकी कविताएं हैं, चाहे नाटक है विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित, उनमें अगर हम देखें तो उसकी जो अभिव्यक्ति का जो स्टाइल है, शैली है, वो अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और तो और उसने जो मानव जो स्वभाव है, उसमें उसकी पकड़ है, जो ह्यूमन नेचर के बारे में जो स्टडी कर सकते हो, उसको जो ज्ञान है, गजब का है। ये कहते हैं विलियम शेक्सपियर वाज ए रियली ग्रेट पोएट ऑफ द ह्यूमन नेचर। अब आते हैं पोएम के बारे में। जो पोएम है जिसका टाइटल है रिमेम्बरेंस, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स है उनमें से एक है। 154 जो सोनेट की सीरीज है उसमें इसका नाम या नंबर 30वां है। तो उसने 154 नहीं लिखी थी अपने विलियम शेक्सपियर ने, उसमें 30वीं है, और बहुत ही पेंसिव और जेंटल ऑफ द सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, उसमें इसकी गिनती होती है। जो जीवन से असंतुष्टि जो थी, जो उसकी पहली वाली 29 पोएम्स में जो उसने 29 सोनेट्स में जो लिखी अभिव्यक्त की, वो इस पोएम में भी वही मूड, वही बात देखने को मिलती है। क्योंकि कवि अपने पास्ट को याद करता है, और याद करते करते पाता है कि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो प्राप्त करना चाहता था लेकिन प्राप्त नहीं कर पाया, इससे उसको दुख ही दुख होता है। जहां तक भाषा का इस्तेमाल है, इस पोएम में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो कैसी लीगल है, मतलब सेमी लीगल है, और शायद इसलिए जैसे मैनोरियल मतलब जागीरदार का जो न्यायालय लगा हो, और उसमें वो कोई भेदभाव, कोई अंतर रह गया किसी अकाउंट्स में, उसकी इंक्वायरी हो रही हो, उस पर के बारे में जैसे ये पोएम लिखी गई है, उस प्रकार की भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम देखते हैं इस पोएम में वेस्ट है, एक्सपेंस माने खर्च है, ग्रीवियस दुख है, कैंसल्ड है, टेल्ड ओवर है, पेड बिफोर है, इस प्रकार के शब्दों का, फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उसने अपने दुख को बताया, यानी कवि ने बताया कि जैसे वो पास्ट को याद करता है, उसको बहुत सी चीजें ऐसी आती है जहां वो असफल रहा और उसको दुखों से वो भर जाता है। लेकिन जैसे ही उसको अपने दोस्त की याद आती है, तो जो उसका जो दुखों का जो ढेर था वो एकदम गायब हो जाता है। यानी उसका दोस्त इतना कीमती है कि उसके सारे दुखों को हर लेता है, उसको दुख रहित बना देता है। एक ही शब्द में कहे तो जो उसका दोस्त है, जिसको हम फेयर यूथ के नाम से भी जानते हैं, WH के नाम से भी जानते हैं, उसके फ्रेंड और पैटर्न अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से, उसकी में ये योग्यता थी कि कभी कितना भी दुखी हो, उसका अगर दोस्त उसको याद आ जाता है तो वो दुखों से एकदम बाहर निकल आता है। यानी कवि के अंदर योग्यता थी, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता था। इसलिए कवि ने एक प्रकार से बहुत बड़ी श्रद्धांजलि या कह लीजिए दोस्ती को ट्रिब्यूट अपने इस पोएम में दिया है। पोएम सोनेट है, और जैसा कि मतलब है सोनेट 14 लाइन की पोएम, तो 3 तो क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट है। तो जो पहली जो क्वार्ट्रेन है उसमें जो ओपनिंग लाइन से पोएम की, वो एक ऐसे व्यक्ति की, यानी कवि की इस पोजीशन में हमारे सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो कि
पास्ट की चीजों को, पास्ट की खास करके हैप्पी चीजों को, प्लेजेंट थिंग्स याद कर रहा है और आनंद ले रहा है। आनंद लेते लेते अचानक उसको पास्ट की अच्छी चीज याद करते उसको कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें वो असफल रहा, जो उसके दुखों का कारण बनी थी पास्ट में, और इसलिए उसका दुख का मूड हो जाता है, यानी खुशी से एकदम दुख की ओर उसका मूड चला जाता है। वो पाता है कि बहुत सी इच्छाएं थी पूरे नहीं हुई, बहुत से प्रोजेक्ट थे जो पूरे नहीं हुए, और उसकी जो बदतर होती हुई जो सिचुएशन उसको आगे बताते हुए कवि कहता है कि वो पास्ट तक ही दुख ध्यान में, तो वो पास्ट वाले दुख उसको वर्तमान में याद आ जाते हैं, उसके वर्तमान को दुखी कर देते हैं। यानी वर्तमान में कवि एक बार पुनः उन दुखों के लिए जो पहले हो चुका था उसके जीवन में एक बार फिर दुखी होता है, और उसको बहुत कुछ दर्द भरी यादें आती है, और किस प्रकार उसने अपना समय यूं ही बर्बाद किया और उस समय को वो वापस नहीं ला सकता। उसके पुराने दुख सब पुनर्जीवित हो जाते हैं और उसके सामने आकर उसको पुनः दुखी करते हैं। जो सेकंड जो क्वार्टरिन है जो पोएम का, उस आइडिया को आगे ले जाता है, लेकिन जो दर्द है, दुख है, वो और ज्यादा हाइटेंड होता है, क्योंकि लेखक सोचता है कि जो उसके दोस्त, बहुत से उसके दोस्त जिनके साथ वो खेला बड़ा हुआ, वो अब मर चुके हैं, वो अपनी कब्रों में पहुंच गए हैं और वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। तो ये उसको दुखी करती है, ये इफेक्ट उसको दुखी करता है, और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस प्रकार जो जिन दोस्तों की भूतकाल में रो चुका था या दुख प्रकट कर चुका था, वही दोस्तों की मौत उसको एक बार पुनः दुखी करती है। इसके अलावा वो जो वेनिस्ड साइट्स वर्ड यूज किया, डिसअपियर, जो गायब हो गए दृश्य, वो दोस्तों के चेहरे भी हो सकते हैं जो मर चुके, या वो जो प्रेम जो प्राप्त करना था वो भी हो सकता है, प्लेसेस भी हो सकते हैं, पोजीशन, इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है जो कि अब पॉसिबल नहीं है, जो अब उसको याद नहीं करेगा। इसी प्रकार थर्ड क्वार्टरेन में थोड़ा सा नई बात डालता है कवि, कहता है, लेकिन वो नई बात उसके इस जो सेंट्रल आइडिया, जो मुख्य बिंदु है, इस मुख्य आइडिया इस पोएम का, कि पुरानी बातें दुख करती ही व्यक्ति को उसकी महत्ता, उसकी वेट को और बढ़ाती है। उसको याद आता है कि किस प्रकार उसके जो पुराने तो दुख थे वो उसको आज वर्तमान में दुखी कर रहे हैं, और ऐसा उसको अनुभव होता है कि जैसे कि वर्तमान में ही वो दुखी हो रहा है, पहले तो उन दुखों पर पहले कभी दुखी हुआ ही नहीं था, यानी कि नएपन से उन सब दुखों पर अपना दुख प्रकट कर रहा है। जैसे कि इस पोएम में अगर हम देखें तो जो हमारा पर्सोना है, यानी जो वक्ता है, जो नरेटर है इस पोएम का, वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुका है, और वो ऐसा ट्रैप है जहां से उसका बच निकलना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि बचने का कोई साधन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको ऐसा लगता है जैसे उसका जो दिमाग है वो एक प्रकार से चेंड हो गया है, मतलब दुखों ने उसको बांध लिया है। इसलिए वो जब जिधर भी सोचता है उसके दिमाग में केवल दुख ही दुख आते, एक दुख से दूसरे दुख तक, और वो इसलिए जो सैड अकाउंट फॉर जो पहले जिन दुखों पर वो रो चुका था, दुख प्रकट कर चुका था, वो पुनः उन पर दुख प्रकट कर रहा है। ऐसा लगता है कि पहले वाला तो कोई मान्य रहे नहीं, नएपन से वो दुखी हो रहा है, यानी कि दो द अकाउंट हैज बीन पेड इन द पास्ट, पास्ट में उस, जैसे मान लो किसी के आपने पैसे उधार लिए थे और वो पैसे आप पुराना टाइम दे, लेकिन पुनः आकर वो मांगने लग जाए और आपको देने पड़े, उसी प्रकार the date of the pain is reopened and he must pay the entire amount again, उसको सारी दोबारा पे करनी पड़ रही है, यानी सारा दुख दोबारा दुख व्यक्त करना पड़ रहा है। 12 लाइन यानी 3 क्वार्टरिन के बाद जो कपलेट है उसमें कवि जिस प्रकार दुख को बात करता है उसी प्रकार सॉल्यूशन भी देता है इस कपलेट में, यानी दोहे में वो अचानक सॉल्यूशन की ओर आता है। वो कहता है कि जिस प्रकार उसकी जो बीमारी है वो कैसे आई, प्राचीन बातें याद करते, भूतकाल की बातें याद करते करते, उसी प्रकार इस बीमारी का समाधान भी कैसे आया, याद करते करते उसको ये बात भी याद आ गई कि उसका एक दोस्त है
और वो दोस्त इतना कीमती है, इतना बढ़िया है, जैसे उसको दोस्त की याद आई उसके सारे दुख समाप्त हो गए, मतलब एकदम वो क्लियर हो गया उस। तो इस प्रकार वो अपने दोस्त को एक बहुत बड़ी कीमती चीज के रूप में, या कह लीजिए एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस है। सब कुछ उसका लॉस मायने नहीं रखता जब उसको दोस्त मिल गया था। वो दूसरे शब्दों में उसको ऐसा लगता है उसका दोस्त है तो उसको ये दुखों की कोई दिक्कत नहीं है। ये थी पोएम की डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, यानी कह सकते हो कंटेंट। अब हम इसका अप्रिसिएशन करते हैं। देखिए, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है इस सोनेट के बारे में, नोटेबल जो थिंग्स है, वो फाइनेंशियल टर्म्स यूज किए, जैसे डेटलेस, कैंसल्ड, एक्सपेंस, टेल ओवर, अकाउंट पे, लॉसेस, रिस्टोर्ड, ये सारे के सारे अकाउंट्स की भाषा से लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दो चीज और भी, दो शब्द और भी, डियर और वही कीमती, बहुत ही प्रिय, और प्रीशियस वही कीमती। तो इसमें थोड़ा सा डियर में और प्रीशियस में, वैसे तो कीमती होता ही है, तो एक मॉनेटरी फ्लेवर भी आ गया, यानी कि सारा जैसे अकाउंट्स का मामला है। अकाउंट्स में जैसे एक जिंदगी में दुख हुआ, आपने उसमें दुख प्रकट कर दिया, खत्म हो गया अकाउंट, लेना देना बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर बाद में दोबारा देना पड़ रहा है, उसी प्रकार पूर्ण दुखी होना पड़ रहा है। जैसे एक मेथड के तरह दुखों को एनालिसिस कर रहा है विलियम शेक्सपियर। जैसे बुक कीपर होता है ना, फलां को दिए थे, उसी प्रकार वो बना रहा है। उसको याद आती है प्राचीन बातें, कुछ ऐसी चीजें जो एक ऐसे ऑर्डरली और ऑर्गेनाइज्ड मैन है who for all his rational mindset cannot get over the bad things that have happened to him in the past। खूब व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत व्यक्ति है, लेकिन जो पास्ट की जो चीजें हैं उनसे वो काबू नहीं पा सकता। वो तो उसको दुखी करती ही है, वर्तमान में भी दुखी करती है। अब दूसरी बात देखें, the poem recounts the speaker regrets दुख on his past failure। भाई वो बहुत सी चीजें वे प्राप्त करना चाहता था, बहुत से लव अफेयर थे जहाँ सफल हुआ, बहुत सी चीजें जीवन की। It begins when the lonely speaker sits without disturbance, recalls memories from the past। वो एकांत में बैठा हुआ है, प्राचीन बातें याद कर रहा है भूतकाल की, और जब ये याद करते करते उसके दिमाग में उसके दुखों के भी, यानी उसके फेलियर भी याद आते हैं, और वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है ड्रीम्स और गोल पर जो अचीव नहीं कर पाया उन बातों को याद करके, और वो अपने रिसेंट यानी अब के हाल के समय पर भी चिंतन करता है, और फिर निराश हो जाता है कि उसको उसका किस प्रकार वो अपने व्यक्तिगत जो कितना कीमती समय उसको यूटिलाइज कर रहा है, मतलब फालतू चीजों में समय लगा रहा है, वेस्ट कर रहा है। मोर ओवर उसको जो अपने दोस्त याद आते हैं जो मर चुके हैं, जो और या कोई बहुत उसके शिकंजे से पंजे से बच चुका, वो याद आते हैं। उसकी यादों से याद उसको दुख होता है, दुख होते होते उसको सारी वो दुखी बातें दुखी करती जिन पर वो पहले भी दुख व्यक्त कर चुका था। यद्यपि उसका जो दिल है वो बहुत ही घने भावनाओं से भरा हुआ है, फिर भी उसकी जो रिमेम्बरेंस है डियर फ्रेंड की रिजोनेट्स को पूरा नया कर देती है हिज डोलफुल हार्ट और सोरफुल हार्ट को, और उसको बहुत ही स्ट्रेंथ देती है जिससे कि वो जीवन के चुनौतियों का सामना कर सके। यानी कि उसके दुखों को याद करते करते जब उसको दोस्त याद आता है तो वो सोचता है मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं जीवन के किसी भी चीज को उसका सामना कर सकता हूँ। What stays in mind the readers is his deep love for his friend। यानी रियली उसके दिल में उसके दोस्त के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। जो फ्रेंडशिप है, डिसअपॉइंटमेंट एंड होप है, ये जो मेजर थीम है, इसकी मुख्य थीम है, विषय वस्तु है इस पोएम के। और थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर लुक्स बैक ऑन हिज लाइफ, अपने जीवन के भूतकाल को देखता है और अपने असफलताओं पर जो वो चाहता था प्राप्त करना नहीं कर पाया, असफल रहा, उस पर दुख प्रकट करता है, पश्चाताप करता है। वो अपने उन दोस्तों के लिए भी रो रहा है जो कि अब दुनिया में नहीं है, और ये देखा था कि उसने कितना समय बर्बाद कर दिया। वो ये सोचकर भी महसूस दुखी होता है
कि जब वो प्राचीन भाई कोई छोटी इंसल्ट है जो उसके दोस्तों ने किसी ने की होगी, वो जो मतलब अनहैप्पी घटनाएं वो याद करता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन जैसे उसका दोस्त आता है तो उसका दोस्त इन सब दुखों से उसको अलग निकाल देता, बाहर निकाल देता है और उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस है, जो मोड्स जो रिप्रेजेंट राइटर्स के आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस को व्यक्त करते हैं, इट इज थ्रू दीज डिवाइसेस द राइटर मेक देयर फ्यू वर्ड्स अपीलिंग टू द रीडर्स। अपने शब्दों को अपील करता है। शेक्सपियर ने सम लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किए, देखो एलिट्रेशन किया है, मेटाफर का इस्तेमाल किया है, पर्सोनिफिकेशन है, कॉन्सोनेंस का किया है, बहुत ही शानदार ढंग से किया है। फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ गे इन ग्रीव एट grievances foregone and sound re in are restored and sorrows. Similarly, in then can I drown an I unused to flow. I को जो है ने पर्सोनिफाई कर दिया कवि ने, पार्ट को भी पर्सोनिफाई करते हैं, यानी कि कवि ने अपनी बात को इफेक्टिवली कहने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया है। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है जो सोनेट 30 है ये एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट है कवि के दोस्त को। और जैसे एक्चुअली लवर को जो कोई करता है वो उसको उसी प्रकार उसने अपने दोस्त अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। जो 29 पोएम इससे पहले सोनेट्स जो लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, वो उसका उन्हें बताता है कि उसका कवि का जो दोस्त है वो उसका रिडीमर है, उसको दुखों से बाहर निकालने वाला है। और यही थीम इसमें प्रेजेंट सोनेट में भी देखने को हमें मिली। जो कवि की जो सोरोफुल रिकलेक्शन है पुराने दोस्तों को लेकर, वो उसकी प्रेमिक या दोस्त को अब्सेंस में ताजा हो जाती है, और लेकिन जैसे ही उसके दुखों को ताजा हो जाते हैं और दोस्त की याद आती है तो उसको शांत भी कर देती है। ये दिखाता है कि कवि अपने दोस्त पर कितना निर्भर है, और उसके कवि में इतनी पावर है कि वो उसको स्पिरिचुअली इमोशनली सपोर्ट करता रहता है उसका दोस्त, और उसको हर प्रकार के दुख से बाहर निकालने की ताकत रखता है। और कवि ने जो अपनी बात कही है बहुत ही अच्छे ढंग से कही है, इतने अच्छे ढंग से कही है, बहुत ही इम्प्रेसिव ढंग से अपनी प्रस्तुति इस पोएम में प्रस्तुत की है। थैंक यू वेरी मच।